सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। और नवरात्रे चल रहे हैं, आज शायद तीसरा नवरात्रा है, तो मैं आपको नवरात्रे की भी आपके चैनल्स के माध्यम से जनता को भी बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, सबके स्वास्थ्य अच्छे रहें, सबके व्यापार अच्छे रहें, हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जल्दी से जल्दी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। परसों अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन की जयंती भी थी, नवरात्रा भी पहला था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा भी की। और वो घोषणा की कि वहाँ एक टीला है और उस टीले की खुदाई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमें 13/10 की चिट्ठी सौंप कर अपनी स्वीकृति दी। अब इतिहास की बात जहाँ तक कहें तो महाराजा अग्रसेन जो हैं वो 3155 BC, लगभग 5170 एक वर्ष पुराना उनका ऐसा जन्म हुआ। द्वापर के अंतिम में उनका जन्म हुआ और जब महाभारत की लड़ाई थी तो उस समय वो 16 साल के थे। वो भगवान कृष्ण के समकालीन थे। तो उन्होंने जो राज्य किया, जो समाजवाद, जो उनका एक ईंट एक रुपए की जो बात थी, उस सभ्यता का जो ये मथुरा से तक्षशिला ये जो बेल्ट है, इसमें उनका अच्छा साम्राज्य था। और उसमें अग्रोहा जो है वो ये समझ लिए कि ये राजधानी थी, वो केंद्र था उस व्यापार का। और उसकी जो टाइम पीरियड जो ऐसा बताया गया है कि 4 शताब्दी BC और 14 शताब्दी AD, यानी कि 1800 वर्ष की वो सभ्यता, वो जो औद्योगिक और इकोनॉमिक और कई तरह से जो वो फल फूल रही थी महाराजा अग्रसेन की, जो प्रभावशाली बातें थी, तो उसके बारे में उस एरिया की जो खुदाई थी वो लगभग 1888-89 में पहली खुदाई हुई। कोई मिस्टर रोजर थे, उन्होंने उस खुदाई को किया और उसके बाद वो बंद हो गई। फिर 50 वर्ष के बाद यानी कि 1938-39 में दूसरी खुदाई हुई और फिर तीसरी खुदाई 1978-79 यानी कि दूसरी के 40 वर्ष के बाद वो हुई। तब से लेकर आज तक 45 वर्ष समाज की भी और सभी लोगों की भी ये जिज्ञासा थी कि इस खुदाई को और आगे बढ़ाया जाए ताकि हमें महाराजा अग्रसेन के और प्रमाण मिलें, ऐसा सोचकर इसकी डिमांड थी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले तो डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिखी, वैसे तो चिट्ठियां पहले भी लिखी थी, लेकिन ये जो अभी जो प्रयास हुआ इसमें चिट्ठी लिखी 22/8 को डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिखी, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, और 25/8 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री कृष्णा रेड्डी के नाम से, जो कि सांस्कृतिक मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनको चिट्ठी लिखी। और फिर हमने प्रयास किया, तो प्रयास करने का जो रिजल्ट निकला कि 13/10 को हमें चिट्ठी मिली और 14/10 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार, ऐसा कुछ सर्वे होता है, वो सर्वे करवाएंगे। वो सर्वे भी हम IIT कानपुर से करवाने की हमारी योजना है और हम एक MOU करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और उसके बाद जॉइंट वेंचर बनाकर इसकी खुदाई शुरू करेंगे ताकि हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसका और विस्तार से हमें पता लगे। दूसरा बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, वहाँ जब हमारी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हिसार में 29 दिसंबर 2014 को। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके अनुरोध पर वहाँ के जो वो पट्टी बनी हुई थी 200 एकड़ में, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसकी घोषणा की थी।
उसके बाद वो काम शुरू हुआ। वो 200 एकड़ की जमीन में जो जीएलएफ की जमीन थी, 4000 एकड़ उसमें और ऐड किया गया, म्यूटेशन एविएशन के नाम हो गई। तो वो जो 200 एकड़ थी वो 4200 एकड़ बन गई। उसके बाद और क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हमने बनाने का जो प्लानिंग थी वो और ऊंची थी, हम चाहते थे कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बने, तो उसमें हमने 3000 एकड़ लैंड और ऐड की। यानी कि आज हिसार एयरपोर्ट के पास 7200 एकड़ जमीन उसके नाम म्यूटेशन है। ये जो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, यानी कि आज हिसार हवाई अड्डे के पास 7200 एकड़ जमीन है। दिल्ली का हवाई अड्डा लगभग 5-5.25 हजार एकड़ में है। हिंदुस्तान में, रादर वर्ल्ड में मैं अगर ये कहूं कि 7200 एकड़ जमीन किसी के पास नहीं है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब इसको 3 फेज में बनाना। फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट हो गया। वो जो 200 एकड़ में पट्टी थी, वहां हमने पैसेंजर टर्मिनल बनाया, वहां फायर स्टेशन बना, वहां इस तरह से उस पट्टी को रिफॉर्म किया गया। और वहां हमने आरसीएस के तहत, क्योंकि जब एयरपोर्ट लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बन गया तो आरसीएस की स्कीम के तहत वहां से हमने फ्लाइट चालू भी की, 2-3 दफा चालू की, लेकिन वो बंद करनी पड़ी क्योंकि वो वायबिलिटी नहीं बनती थी। हम एक टैक्सी को लाए, उसकी 3 फ्लाइट थी, चंडीगढ़ की, देहरादून की और धर्मशाला की। तो वो सुबह 8 बजे चलता था तो वो शाम के 6 बजे तक चलता था। उस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि 1500 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए। लेकिन उस समय जब वो चली तो उन्होंने नियमों को चेंज कर दिया, शायद इसलिए किया होगा कि ज्यादा सेफ्टी रहे। तो उन्होंने जो 1500 मीटर की जो विजिबिलिटी थी वो 5000 कर दी। अब वो 5000 फुट की जो विजिबिलिटी है, 5000 मीटर की जो विजिबिलिटी है, वो तो केवल 11-12 बजे ही होती है, सुबह और शाम के समय नहीं होती। तो वो उस एयर टैक्सी को एक फ्लाइट ही पॉसिबल था, तो वो फिर संभव नहीं था, तो इसलिए वो बंद करनी पड़ी। अब तो हमने दूसरे फेज में क्या था कि हमने एक पट्टी जिसकी लंबाई 14,000 फुट की थी, उसको 10,000 फुट की पट्टी हमने बनाना था सेकंड फेज में। थर्ड फेज में उसको 10,000 को 14,000 करेंगे, और थर्ड फेज में ही एक दूसरी पट्टी बनाएंगे जो कि वहां से 1.5 किलोमीटर दूर होगी, 12,000 फुट की पट्टी वो बनेगी। ये फाइनल उसमें है। लेकिन सेकंड फेज में वो जो 14,000 फुट वाली पट्टी है उसको 10,000 फुट तक वो हमने बना ली है। उसकी शायद एक फाइनल लेयर अगर रहती है, और उसकी 4 दीवारी भी हमने बना ली है। एंड आई होप, और उसमें नाइट लैंडिंग फैसिलिटी और जो जहाज कंप्यूटर से उतरते हैं वो फैसिलिटी भी है। तो उसमें विजिबिलिटी जो है वो उसका जो पैमाना है वो खत्म हो जाता है। तो अब तो चाहे अंधेरे में भी उतार लो उसको, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी हो जाएगी और कंप्यूटराइज्ड भी हो जाएगी। तो अब जो वहां टर्मिनल था जिसमें शायद 35 या 50 सीटों का अरेंजमेंट था, उसको हमने एक्सटेंड कर लिया। वो 100 पैसेंजर का बन जाएगा, सेम 100 पैसेंजर का बन जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर के पहले में वी विल बी एबल टू स्टार्ट ए बिगर प्लान, वी कैन लैंड द बिगर प्लान। तो जो लोकल फ्लाइट्स हैं, चाहे वो जयपुर की हो, चाहे वो बॉम्बे की, बेंगलोर की, कहीं की भी कोई भी फ्लाइट बड़े जहाज से हम शुरू कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और फिर थर्ड फेज में तो और भी, और फिर इसके अलावा 10,000 एकड़ लैंड और भी है। अरे संजीव, वो मेरा जरा एयरपोर्ट वाले कार्ड अगर मंगवा सको तो मंगवा लीजिए। तो 10,000 एक लैंड और भी पड़ी है। तो हमारा सुझाव ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने दिया है, कि उस 10,000 एकड़ लैंड को भी, उसको हम मल्टीपर्पज के लिए, मेडिकल हब, कोई एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री, कोई आईटी हब, कोई एग्रो, तो 10,000 एकड़ की जो लैंड है, जैसे मैं आपको ये बताऊं, आप यू कैन एप्रिशिएट कि ये पहले 200 एकड़ थी, इतनी, ये देख रहे हैं, इतनी, ये 200 एकड़ है। उसके बाद ये 4200 हो गई, देख रहे हैं आप, ये 4200, ये 7200 हो गई।
अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 2 पट्टी हम बनाएंगे 14,000 की और 12,000 की, और इस तरह से ये हमने 10,000 तक की बनाई है, तो ये 7200 हो गई। अब जो मैं बात कर रहा हूं, ये लैंड जो है ये 10,000 एकड़ है। तो इस 10,000 में हम इसकी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर और कोई वहां सब कुछ मेगा फिल्म स्टूडियो भी हो, चाहे एग्रो हब हो, चाहे एनिमल हब हो, आईटी हब हो, कुछ भी हम कोई भी, ये हमने लिखे हैं, हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, नॉलेज कम पार्क, डिफेंस इक्विपमेंट, मीडिया एंड फिल्म सिटीज, एनीथिंग, आईआईटी, आईआईएम, एनीथिंग वी कैन डू। तो ये एक थोड़ी सी लॉन्गर विजन है, और इसमें अभी ये जो लैंड है इसको अभी हमने टच नहीं किया है, ये तो अभी विचार है। कम से कम मैंने शुरू किया है तो मैंने सबको बताया है, इस पर मंथन चल रहा है, जब होगा जो होगा। तो कनेक्टिविटी हिसार की बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ये जो खुदाई है इससे हमें एक बोनस मिला है। तो हम ये कहते हैं कि जो अग्रोहा है हमारी पुण्य भूमि है, महाराजा अग्रसेन की राजधानी रही है, तो उसको हम ग्लोबल सिटी, दूसरा वाला कार्ड दिखाओ जरा, ग्लोबल सिटी हम करें। अब हमारा ये मानना है कि जो अग्रोहा धाम है, अग्रोहा के 25 किलोमीटर अराउंड, 25 किलो अराउंड में, नहीं ये नहीं है, उससे उसको बोलो, 25 किलो अराउंड का मतलब इधर से हिसार, उधर से फतेहबाद, और इधर से बरवाड़ा, और उधर से आदमपुर, ऐसा एक हम सर्कल खींचे, तो पूरे जिले का जो क्षेत्रफल है वो 4,000 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन जो मैंने आपको ये बाउंड्री बताई, ये 2,000 स्क्वायर किलोमीटर बनती है, यानी कि आधा जिला। इसको हम बड़ा हाई फाई डेवलप करें, गुड़गांव से भी बेहतर डेवलप करें। गुड़गांव इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि वहां हवाई अड्डा, कनेक्टिविटी थी। जब हिसार की कनेक्टिविटी ऐसी हो जाएगी तो वाई कांट वी थिंक ऑफ हायर एंड बेटर थिंग्स। और जो मैंने आपको ये 10,000 वाली बात बताई, इट कैन बी ए पार्ट ऑफ द अग्रोहा सिटी, ग्लोबल सिटी। ये ग्लोबल की बातें मैंने आपको बताई। तो अग्रोहा ग्लोबल सिटी बने। मॉरिशियस है, मॉरिशियस का जो एरिया है वो 2,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एक और आपको जानकारी होगी, नहीं तो मैं दे देता हूं, सिंगापुर का जो एरिया है वो 80 किलोमीटर है, 80 स्क्वायर किलोमीटर, और 80 स्क्वायर किलोमीटर में 20,000 एकड़ बनता है। तो 10,000 एकड़ तो हमारा वो दिखाओ जरा, यानी कि 10,000 ये और 7,000 ये, 17,000 हो गया। तो एक किस्म से अगर इस पूरे एरिया को लें तो इट इज इक्वलेंट टू सिंगापुर। ये जस्ट मैंने एक बात बताने के लिए आपसे बात की। सिंगापुर 80 स्क्वायर किलोमीटर में है, 80 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 20,000 एकड़ में है। तो जब सिंगापुर पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकता है, कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये एयरपोर्ट ना हो तो मेरी जितनी भी बातें हैं वो सब हास्यास्पद बन जाएंगे। लेकिन आज हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो वी विल बी हैविंग ए वेरी गुड एंड वेरी वेरी गुड सिटी इन द सेंटर ऑफ हरियाणा, और उससे सेंटर हरियाणा का एक ग्लोबल विकास हो। इसके अलावा एक राजनीतिक सवाल है सर, 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब उनकी तरफ से एक नया बयान दे दिया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि महिला नेता को भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। 5 बनाएंगे, 4 ही बनाए जाएंगे। अच्छा, उनमें से एक जो कास्ट की होगी तो वो महिला ले लेंगे। एक महिला उन्होंने कहा। किस तरीके से उनके इस बयान को देखते हैं? देखिए मैं बताऊं, जब किसी को पता होता है कि उसका राज नहीं आना, उसकी सरकार नहीं आनी, तो वो कहेगा कि मैं तो पेंशन 10,000 दूंगा, मैं तो 50,000 दूंगा, क्योंकि आना तो है नहीं। अब तो उन्होंने डिप्टी सीएम की बात की है। आज वो अगर ये कह दें कि जी मैं तो 10 डिप्टी पीएम बनाऊंगा, मैं तो 10 वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा,
Who can stop him? Nobody can stop. He can talk as he like. वो चाहे 20 डिप्टी सीएम बना दे, थोड़े दिनों में 20 डिप्टी सीएम की बात आएगी, पीएम की भी बात आ जाएगी जी। तो इसका कोई, मैं समझता हूं कि रेलेवेंस ही नहीं है। दिस इज इररिलेवेंट। इस बयान के माध्यम से उन्होंने एक फायदा लेने का प्रयास, क्योंकि उन्होंने कहा ब्राह्मण नहीं मिलेगा फायदा। लोग पागल नहीं है। द पीपल आर नॉट फूल। सर, हिसार राजनीति का गढ़ है। जब देखिए तो जननायक जनता पार्टी कहती है कि हम यहाँ से मैदान में उतरेंगे एमपी के चुनाव में। बीजेपी चाहती है, क्योंकि बीजेपी में वीरेंद्र सिंह के जो बेटे वो भी कह रहे हैं हम हिसार भी देखेंगे। तो अमूमन क्या परिस्थिति लगती है वहाँ? जेजेपी ज्यादा मजबूत लगती है, बीजेपी ज्यादा मजबूत? क्या आप नहीं, देखिए प्रश्न ये नहीं है। आज हमारी सरकार गठबंधन की है, पार्टी का उससे गठबंधन है। अब चुनाव के समय में जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो क्या फैसला लेगा, उस फैसले को हम सब लोग फॉलो करेंगे अक्षर से। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पार्टी अलग अलग हैं तो पार्टी अलग अलग कोई भी विचार अपना व्यक्त कर सकता है, स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी में राइट भी है सबका। इसीलिए वीरेंद्र सिंह बार-बार बयान दे रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी का गठबंधन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बड़े कमजोर से नहीं, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। व्हाट इज द हार्म इन दैट? और जैसा भी आपने बताया एयरपोर्ट को लेकर के, वो कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है कि दुष्यंत चौटाला ने एयरपोर्ट की आज हमारे वो एविएशन मिनिस्टर हैं, आज हमारी जो डेवलपमेंट है उसका वो एक हिस्सा भी है। तो इसमें शुरुआत जब की थी, मैं बहुत चीजें मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा, जब हमने शुरुआत की, शुरुआत करने के बाद अब गठबंधन की सरकार बनी। पहले गठबंधन की सरकार नहीं थी, हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। राव नरवीर सिंह जी इसके एविएशन मिनिस्टर थे। आज वो मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में ये सरकार बनी है, तो महकमे उनके पास हैं, तो उनका भी रोल तो है ही ना, और वो निभा भी रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलवार को 2 बजे आपसे हजार अभी इट हैज नॉट बीन, लेकिन इसको लॉक्ड मानिए आप अभी